नमस्ते बच्चों। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है गति के समीकरण। गति के समीकरण देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ अपने टॉपिक देख लेते हैं कि जो गति के नियम दिए थे उसी के आधार पर अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, गति के समीकरण दिए गए हैं। तो गति के समीकरण बच्चों कितने होते हैं? 3 होते हैं हमारे पास गति के समीकरण। और वो क्या क्या है पहले ही देख लेते हैं। गति के समीकरण बच्चों 3 होते हैं। क्या क्या? V is equals to U plus AT, S is equals to UT plus half AT square, और तीसरा है V square is equals to U square plus 2AS। ये 3 क्या है हमारे पास? गति के समीकरण है। और इन तीनों का हमें क्या देखना है यहाँ पे? डेरिवेशन, कि किस तरह से ये तीनों समीकरणों को हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? इस तीनों समीकरण कहाँ से प्राप्त करें? तीनों समीकरणों में जो सिंबल है वो किस किस को मिक्स करते हैं? उसके यहाँ पे v जो है वो है, u जो है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास प्रारंभिक वेग। क्या है? प्रारंभिक वेग। v है हमारे पास अंतिम वेग। t है समय, जब वस्तु गति कर रही है उसका समय। और a क्या है हमारे पास? s क्या है हमारे पास? यहाँ पे विस्थापन बच्चों, ना कि दूरी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर s क्या है? विस्थापन है, ना कि दूरी है। ठीक है। और तीसरा लास्ट जो है यहाँ पे वो क्या है? त्वरण। अब एक इम्पोर्टेंट बात और है बच्चे, ये जो गति के समीकरण दिए गए हैं यहाँ पे हमें, ये किसके लिए दिए गए हैं? जब त्वरण क्या हो? हमारा नियत हो। एक समान रूप से वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। इन तीनों समीकरणों में त्वरण क्या बना हुआ है? यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट बना हुआ है, नियत बना हुआ है। एक समान रूप से क्या कर रहा है? वस्तु गति कर रही है। त्वरण में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा कि बार बार एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज होती जा रही है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। एक्सीलरेशन क्या बना हुआ है बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट बना हुआ है। तो ये तीनों समीकरण क्या होंगे? सही होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है। तो ये तीनों समीकरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तीनों समीकरणों को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि जब भी कोई देखो कोई व्यक्ति है या कोई कार है यहाँ पे, अब उस कार ने क्या करा? यहाँ से जब चलना स्टार्ट करा तो किस वेग से गति करना प्रारंभ करा? धूल वेग से गति करना प्रारंभ करा, t इक्वल्स टू 0 समय पे। अब जब वो प्रारंभ करने लग गया तो इस रास्ते में इसकी वेग में क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ कि t समय पर इसके वेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ जिस भी त्वरित गति करने लग गया, तेज गति करने लग गया। अब एडलास्ट जब ये यहाँ पर जाके रुका तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अब वो भी वेग से गति करने लग गया t समय पश्चात। तो ये तो इसका क्या हो गया? प्रारंभिक वेग हो गया कि जिस वेग से इसने गति करना प्रारंभ करा, कुछ t इक्वल्स टू 0 समय पे, और t समय पश्चात इसके वेग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब वह v वेग से क्या करने लग गया? गति करने लग गया। तो ये क्या है बच्चों? परिवर्तन है, जो किस प्रकार से देख रहे हैं हम? गति के समीकरणों के द्वारा देख रहे हैं। इन समीकरणों के द्वारा हमारे पास अगर कोई भी एक घटक न हो तो उसकी हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी बच्चों 2 विधि है, एक तो समाकलन विधि है इन समीकरणों को डिराइव करने की, और एक है ग्राफीय विधि। एक तो समाकलन विधि है बच्चों और एक है हमारे पास ग्राफीय विधि। कि ग्राफीय विधि के द्वारा भी इनको हम डिराइव कर सकते हैं और समाकलन विधि के द्वारा भी। इससे पूर्व बच्चों हमने समाकलन वाले कुछ क्वेश्चंस देखे थे और समाकलन आपको तरीका भी बताया था। तो एक एक करके समाकलन विधि द्वारा इनका क्या देख लेते हैं? डेरिवेशन देख लेते हैं। क्लियर? कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं हम? समाकलन विधि का। क्लियर? कौन सी विधि? पहली जो विधि यूज कर रहे हैं वो है समाकलन विधि द्वारा इन समीकरणों का डेरिवेशन या इन समीकरणों को व्युत्पन्न करना। अब समाकलन विधि से सबसे फर्स्ट जो हमारी समीकरण है वो हमने ली v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इसको हम क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं बच्चों। अब इसको डिराइव करने के लिए बच्चों हमने कौन सी इक्वेशन यूज में लेंगे? अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो v और t के रूप में है। किस रूप में है? v और t के मध्य संबंध है यहाँ पे। तो इट मीन्स हमें ऐसी समीकरण को यूज में लेके चल रहे हैं जो किसके मध्य संबंध बताती है? v और t के मध्य संबंध बताती है। और ऐसी समीकरण हमारे पास कौन सी है बच्चों? हम पढ़ चुके हैं
कि a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt। पढ़ चुके हैं नहीं? a इज इक्वल्स टू क्या होता है dv अपॉन dt होता है। अब यहाँ पे देखो b और t के मध्य संबंध आ रहा है, वही तो हमें यहाँ पे संबंध दे रखा है। तो इस प्रकार से हमें स्टार्टिंग करनी है कि कौन से समीकरण से हमें इक्वेशन स्टार्ट करनी है। वो देखने के लिए हम देखेंगे कि ये समीकरण किस किस के मध्य संबंध है, b और t के मध्य। तो ऐसे समीकरण ले जिसमें भी b और t के मध्य संबंध बताता हो जो, तो कौन सा समीकरण है वो a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। क्लियर? अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर लेके गए, तो dv इज इक्वल्स टू a dt रख दिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि जो वस्तु है वो पहले u वेग से गति कर रही थी t इक्वल्स टू 0 समय पर, t इक्वल्स टू 0 समय पर, t समय पर अब ये किस वेग से गति करने लगे, v से वेग से गति करने लगे। इस त्वरण से a त्वरण द्वारा ये v वेग से क्या करने लगे, गति करने लगे। अब ऐसी स्थिति में हम बोल रहे हैं कि त्वरण तो क्या बना हुआ है बच्चों, कांस्टेंट बना हुआ है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब हमें ये तो इसका परिवर्तित मान है, छोटा सा मान है, अब इसका कुल मान निकालना है। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करने पर, तो दोनों तरफ समाकलन करने पर हमारे पास क्या आ गया, मान डी। अब dv की वैल्यू पहले कितनी थी, u थी, अब कितनी हो गई बच्चों, v हो गई। तो इसका समाकलन भी कहां से कहां तक करेंगे, फ्रॉम u टू v इज इक्वल्स टू a। पहले समय कितना था बच्चों, 0 था, अब कितना हो गया, t हो गया, तो a dt। लिमिट्स पुट कर देंगे हम सीधा साथ में। तो अब हमें इसको डिराइव, इसको समाकलन करेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मान, इसका समाकलन करेंगे। यहाँ पे क्या 1 है, u टू v 1 इंटू dv। यहाँ पर क्या हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, 0 टू t 1 इंटू d। अब 1 है यहाँ पे, तो 1 का किसके सापेक्ष देखिए समाकलन, v के सापेक्ष, तो 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लिमिट अब यहाँ पर कर देंगे u टू v, ये भी t के सापेक्ष है, 1 का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t आ जाएगा 0 टू t। अब लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर दें, माइनस। एक बार तो v की जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे v, और एक बार वैल्यू क्या पुट कर देंगे, और उन दोनों का अंतर। तो क्या आ जाएगा, v माइनस u इज इक्वल्स टू a इंटू t माइनस 0, या v माइनस u इज इक्वल्स टू a t, या v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, जो कि क्या हमारी गति का प्रथम समीकरण। ये क्या कहलाता है, गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? यहाँ पे हमारा गति का प्रथम समीकरण समाकलन विधि से। इसी तरह से बच्चों समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, दूसरा समीकरण। क्लियर है? अब हमारा जो दूसरा समीकरण है बच्चों, वो किस किस के मध्य संबंध है, दूसरा जो समीकरण है वो किस किस के मध्य संबंध है। यहाँ पे हमारे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे किस किस के मध्य संबंध है, s और t के मध्य संबंध है। किसके मध्य संबंध है, s और t के मध्य। तो अब हम एक ऐसे समीकरण लेके चले जो किसके मध्य संबंध बताता है, s और t के मध्य संबंध बताता हो। तो कौन सा समीकरण लेंगे बच्चों यूज में, v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। पढ़ से क्या, जैसे वो संबंध किस किस के मध्य था, v और u के मध्य था। किसके मध्य था, v और u के मध्य था। तो हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, v इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, और ये संबंध किसके मध्य संबंध है, s और t के मध्य संबंध है। तो इसलिए v इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, ds अपॉन dt। क्लियर? अब ds अपॉन dt समीकरण लेंगे हम, ds की वैल्यू निकालनी है, ds क्या रखा हमने, v dt को क्या कर दिया, यहाँ पे लिया। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। अब इसका s की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए भी हमने वही सेम स्थिति मानी, पहले किस वेग से गति कर रहा था, u वेग से, t समय पश्चात को v वेग से गति करना लग गया। यहाँ से यहाँ तक उसमें विस्थापन कितना हो गया, s विस्थापन हो गया। क्लियर? तो अब यहाँ से पहले यहाँ पर 0 था विस्थापन, अब टोटल कितना हो गया, s विस्थापन हो गया। तो इसका समाकलन करेंगे फ्रॉम 0 टू s, ds इज इक्वल्स टू, पहले समय कितना था, 0 था, अब समय कितना हो गया, t हो गया, 0 टू t v dt। हम देखेंगे ये वाला सूत्र हम पहला समीकरण क्या कर सके, प्राप्त कर सके, v इज
इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे बच्चों। v इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे, हम रख सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, रख सकते हैं वैल्यू, तो मान रख दो यहाँ पे। तो क्या आ गया मान हमारे पास 0 to s tx इज इक्वल्स टू 0 to t, v का मान वैल्यू रख दी u प्लस ए टी dt, क्लियर। तो इसको समाकलन करेंगे, इसका क्या आएगा s 0 to s, इन दोनों को अलग अलग से कर लेंगे हम, 0 to t utt प्लस 0 to t at dt, दोनों को अलग अलग से समाकलन कर लेंगे। तो इसका तो क्या आ जाएगा, अब इनिशियल वेलोसिटी तो क्या रहेगी बच्चों, चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा 0 to t 1 into dt प्लस एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे 0 to t t dt। अब यहाँ 1 है, 1 का तो समाकलन करेंगे, क्या हो गया t, लिमिट पुट कर दी 0 to t, एक कांस्टेंट बाहर ले लिया, t का समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 0 to t, वैल्यू पुट कर दी हमें, तो क्या आ गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू s माइनस 0 s। तो हमारे पास ये समीकरण क्या कहलाती है, गति का द्वितीय समीकरण या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्लियर है। तो समाकलन विधि और फर्स्ट इक्वेशन से हमने थर्ड इक्वेशन निकाल, सेकेंड इक्वेशन निकाली, अब इसी तरह से थर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे बच्चों, क्लियर। तो थर्ड इक्वेशन कैसे आएंगे हमारे पास, वही समाकलन विधि के द्वारा। अब सीधा बच्चों केवल ये ध्यान रखना है कि हमें इक्वेशन कौन सी लिखी, कहां से स्टार्ट करना है, बाकी सारा काम तो अपने आप हो जाना है, ठीक है। अब हमारे जो फोर्थ थर्ड इक्वेशन है बच्चों, तो क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है थर्ड इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है बच्चे कि यहाँ पर t नहीं है, इससे पहले जो दो हमने समीकरण देखी थी वो v और t के मध्य संबंध था, s और t के मध्य संबंध था, इसलिए हमने वो समीकरण ले ली डायरेक्ट। अब लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे तो v और s के बीच संबंध है, t के मध्य संबंध नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी समीकरण यूज में लेंगे, अब हमें बच्चों समीकरण बनानी पड़ेगी जो किसके मध्य संबंध व्यक्त करती है, v और s के मध्य संबंध व्यक्त करती है, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे समीकरण, हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू क्या है, dv अपॉन dt, v का है हमारे पास, लेकिन v का s के साथ संबंध है। अब इस समीकरण को इस तरह से हम बनाए कि s के मध्य संबंध आ जाए, तो हम s से हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ds से, ठीक है। अब ds से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ds अपॉन dt, और एक को लिख लिया हमने dv अपॉन ds। अब ये ds अपॉन dt तो क्या हो गया, v, इसकी जगह v लिख सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v इंटू dv अपॉन ds इज इक्वल्स टू। अब है ना संबंध किस किस के बीच, v और s के मध्य संबंध था। अब ये इक्वेशन किसके मध्य संबंध बता रही है, v और s के मध्य। अब सीधा इसका समाकलन करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने वैल्यू क्या करी, इक्वेशन जनरेट करी, कौन सी, इस इक्वेशन से, ds से दोनों तरफ क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा करते। अब ये इक्वेशन v और s के मध्य संबंध बता रही है, अब सीधे इसको इंटीग्रेट करो और वैल्यू निकालो। ऐसे निकालेंगे वैल्यू, ds उधर लेके जाओ, a dx इज इक्वल्स टू v dv, वही सेम कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रॉम 0 to s, वेलोसिटी इज फ्रॉम u to v, तो 0 to s, a dx इज इक्वल्स टू v to u to v v dv, ठीक है। एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 to s 1 dot dx इज इक्वल्स टू u to v v dv। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा बच्चों, 1 का s आएगा, s के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका क्या आ गया s 0 to s, इसका इंटीग्रेशन करेंगे v के सापेक्ष क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम u to v। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बच्चों, a s इज इक्वल्स टू, एक बार भी पुट करेंगे माइनस और एक बार भी पुट करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 1।
क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 कॉमन आ गया, 2 उधर लेके चलिए तो क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू उधर लेके चल जाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि क्या है हमारी गति का तीसरा समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? गति का तृतीय समीकरण कहलाता है। क्लियर? तो हमने समाकलन विधि के द्वारा हमने देखो बच्चों क्या देखा कि हम तीनों समीकरण समाकलन विधि से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इस समाकलन विधि में बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें 3 समीकरण याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? 3 समीकरण सिर्फ। तो ये 3 समीकरण याद रखो। पहले के लिए क्या यूज में लिया हमने? फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या लेके चला था हमने? a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। v और t के बीच संबंध था, इसलिए इक्वेशन लेके चले इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। सेकंड इक्वेशन के लिए s और t के बीच रिलेशन था, तो v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। s और t के बीच में रिलेशन, v और t के बीच में रिलेशन। तो थर्ड हमारी इक्वेशन थी बच्चों, वो किस किस के बीच रिलेशन था? v और s के बीच रिलेशन था। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई इक्वेशन नहीं थी, तो हमने कौन सी इक्वेशन निकाली? a इज इक्वल्स टू dv इनटू dv अपॉन ds। तो सिर्फ बच्चों ये 3 इक्वेशन आपको याद रखनी है। अगर ये 3 इक्वेशन आपको याद है तो समाकलन विधि का प्रयोग करते हुए तीनों समीकरणों को हम क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी इक्वेशन में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कैसे आएगा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर है, तो t इक्वल्स टू, तो क्या बोला आपको? x इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 2 पर वेग ज्ञात कीजिए। अगर a इक्वल्स टू x स्क्वायर दे रखा है तो x इक्वल्स टू 2 पर, देखो सारी चीजें दे रखी है। ये इक्वेशन ये तो बता रहा है कि त्वरण का मान किसके बराबर दे रखा है? b और v और s के मध्य संबंध है। यहाँ पे भी वही पूछा है, एक्सेलरेशन दे रखी है आपको, x की वैल्यू पर v पूछा है हमें, ऐसे तो निकालेंगे। x की वैल्यू पर क्या पूछा है बच्चों? v पूछा है। तब यही इक्वेशन हम यूज में लेंगे। क्या लेंगे? ये इक्वेशन यूज में लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू v इनटू dv अपॉन ds और v इनटू dv अपॉन ds इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, या v dv इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ds। ठीक है, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर ds। इसको क्या कर लो आप? समाकलन कर लो इसका। समाकलन करेंगे तो v dv, ठीक है, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ds। इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या आ गया वैल्यू? ये हो गई v स्क्वायर अपॉन 2 बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है, और प्लस की वैल्यू 0 है। x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पर क्या है? v इक्वल्स टू क्या है? 0 है, तो x की वैल्यू भी क्या है? 0 है। तो c लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने बोला है कि x इक्वल्स टू कितने पर? 2 पर। वेग कितना होगा? तो x इक्वल्स टू 2 पर वेग निकालो, x3 अपॉन 3 होगा इसका इंटीग्रेशन। तो x इक्वल्स टू 2 पर वेग निकालो, 2 का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्या आ गया? 8 अपॉन 3, ये 2 इधर गया, इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 16 अपॉन 3 और 4 अंडर रूट 3। इट मीन्स v कितना आएगा हमारे पास? v इज इक्वल्स टू 4 अपॉन अंडर रूट 3, x इक्वल्स टू 3 मीटर पर। ये इतने डिस्प्लेसमेंट पे हम इतनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन दे रखा है। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हमें। कि फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, सेकंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो इस इक्वेशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन b और t के बीच संबंध है, सेकंड इक्वेशन s और t के बीच में संबंध है, तो इसमें हमने इक्वेशन ली। थर्ड इक्वेशन जो है वो b और s के बीच संबंध है, तो हमने इक्वेशन हमारे पास डायरेक्ट ली नहीं, तो हमने a इक्वल्स टू dv अपॉन dt वाली इक्वेशन ली। ds से क्या करा? ऊपर नीचे गुणा करकर ये इक्वेशन प्राप्त करें। क्लियर? तो तीन इक्वेशन याद है तो आप तीनों समीकरण निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी विधि है ग्राफिक विधि, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।